यार किस डिजाइन की बात कर रहे हैं? सर शॉप पे टेस्ट पे थे हम। ये है लेटेंस केयर डिजाइन। लेटेंस के डिजाइन का शेफे टेस्ट किया था। जी। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जो स्टेप 4 में कैलकुलेशन की है उन्होंने, जी जी। सर इसी लेटेंस केयर डिजाइन में, हाँ जी। सर उसको रिपीट कर देंगे आप? देख लेते हैं, मैं अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन तो फिर बताइएगा जी। आप ना मुझे वो शेयर कर दें क्लास के बाद, तो फिर मैं अपडेट कर देता हूँ। ये आप में से किसी स्टूडेंट ने स्टेप 4 में कोई बात की थी, प्रॉब्लम की, जरा बताइएगा, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। ये स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है स्टेप 4 कैलकुलेशन का, इसकी बात कर रहे हैं? जी सर, ये जो स्टेप 4 है इसके अंदर उन्होंने जो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम 4 में जो ट्रीटमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सर मुझे इसकी समझ नहीं आई थी, ये उन्होंने किस बेस पे इसको ये ऐसे। डाटे की बात कर रही हैं जो अभी जिस पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, जी उसकी जी बात कर सर, रही हैं? जी 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 ये देखें, दिस इज अ डाटा सेट। ये एग्जांपल जी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा, ठीक है। और जिस ऑर्डर में इन्होंने लिखी हुई है, ये किस लिखी है, ये आप जनरल लेआउट प्लान में आप ने सारा काम कर लिया। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं देता हूं तो उसमें ये कैसे आई हैं रीडिंग्स, ये क्वेश्चन नहीं बनता आप लोग। ये तो सर, ये गिवन होगा। ये डाटा गिवन होगा। अगर मैं न्यूमेरिकल एनालिसिस पूछता हूँ ओके। ना, एनालिसिस के रिगार्डिंग को क्वेश्चन जी होता है, तो उसमें डाटा गिवन होगा। उसमें डाटा वो प्रीवियस लेआउट के साथ इसको लिंक ना करें। मैंने तो ये किया ना कि उसी लेआउट प्लान को आगे लिया और रिस्पॉन्स लिख लिए। मैं रियल सेंस जी में एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही करते हैं कि जब हम ये वाली लेआउट प्लान फील्ड में जाके इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जब हमारे पास रीडिंग आती है ना, तो वो हम वन बाय वन लिखते जाते हैं। हर जगह पे हर एक सेल के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे रीडिंग्स लिखती जाती है। जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें ये डाटा गिवन होगा टीचर की तरफ से। सर, जो नेक्स्ट टेबल है, जो स्टेप 4 में जो उन्होंने ये वो कैलकुलेशन। मैं बात कर रहा हूँ ना, ये पहला इससे बनाएंगे हम दो टेबल। एक तो ऐसा बेशक ना टेबल बनाए जहां पेपर पे ही अगर टाइम कम हो तो C1 का टोटल निकाल के इधर लिख सकते हैं, C2 का, C3 का, C4 का, इसी तरह R1 R2 R3 R4 ऐसा इधर भी टोटल कर सकते हैं। अगर ना करने हो तो जैसे जी मैंने फुल प्रोसीजर के साथ ये क्वेश्चन किया है, टाइम हो तो फुल प्रोसीजर के साथ यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ये जो सोल्यूशन मैंने अभी हाईलाइट किया है यहाँ से, तो सबसे पहले आप नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करेंगे, फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। चौथे स्टेप में दो टेबल अब एक्चुअल में हम बनाएंगे। पहला टेबल तो जैसे गिवन है एज सच ही लिख लेना है। ये मैं सिर्फ लेटेंस के डिजाइन की बात कर रहा हूँ, बाकी डिजाइन की नहीं बात कर, क्योंकि लेटेंस के डिजाइन में जो ट्रीटमेंट है ये शफल लिखी होती है। तो आपने पहले इन ट्रीटमेंट्स को सिस्टमैटिक पैटर्न में लिखी। T1 T2 T3 T4 ये चार ट्रीटमेंट है, चारों मैंने सिस्टमैटिक पैटर्न में लिखी। उसके बाद मैंने T1 पहले कॉलम से देखा तो 8, फिर दूसरे कॉलम में देखा तो भी 8, फिर तीसरे कॉलम में देखा तो 9, फिर चौथे कॉलम में देखा तो 11। इससे होगा क्या, सिस्टमैटिक लिखने से मैं इनका सम कर सकता। जब मैंने चारों ट्रीटमेंट्स की ऑब्जर्वेशंस का सम किया तो ये मेरे पास चारों के साथ ये दो टेबल। अगर ये टेबल ना भी बनाए तब भी आप टोटल कर सकते हैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे। उसमें गलती के चांसेस थोड़े से रह सकते हैं कि कोई वैल्यू स्किप हो गई तो दोबारा से वो पूरी कैलकुलेशन फिर चेक कर। मसलन आप T1 कैलकुलेटर पकड़े, पहले लिखें 8, फिर T1 नेक्स्ट 8 है 16 हो गया, फिर 9 है 25 और फिर 11 है तो 36 सम। आप डायरेक्ट ये आप ये पूरा ऊपर लिख लें T1 T2 T3, इनको ना भी बनाएं, इनको आप स्किप कर ना ये लिखें।
तो डायरेक्ट ही T1 ये मीन बीच में लिखे ही ना, आप डायरेक्ट यहाँ से 8 + 8 + 9 + 11 कैलकुलेटर पे करके ये सम लिख, ये 4 जो रो हैं दरमियान में इंसर्ट ना करें, टाइम ना वेस्ट करें, उसकी जरूरत नहीं। उसके बाद आप सेकंड में आप T2 देखें 18 + 14 + 14 + 16 कैलकुलेटर तो आपने चलाना ही चलाना है, तो डायरेक्ट इसी टेबल को यूज कर लें टाइम अगर आपने बचाना है। तो अगर टाइम सफिशिएंट है तो फिर आप ये टेबल पूरा, ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। कि ये पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट्स सिर्फ अप्लाई करने हैं, ये मैंने स्टार्ट में भी बात की थी, ये हमारा फिर फोर्थ स्टेप है, फोर्थ पॉइंट था अप्लाई दी पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट ऑन ट्रीटमेंट्स। ऑन ट्रीटमेंट्स कहें ना कहें, आपने सिर्फ ट्रीटमेंट्स पे ही पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने हैं, डिजाइन चाहे कोई भी सीआरडी है तब भी ट्रीटमेंट पे अप्लाई करेंगे, आरसीबीडी में भी ट्रीटमेंट पे अप्लाई करेंगे, और लैटेंस के डिजाइन ट्रीटमेंट पे अप्लाई करेंगे, यानी पेयर वाइज कंपैरिजन अप्लाइड ऑन दी ट्रीट। उसमें 4 टेस्ट मैंने कहा था कि 4 टेस्ट पूछे जा सकते हैं, 2 तो टिपिकल टेस्ट हैं जिसमें आपके पास डोनट टेस्ट और एलएसआई टेस्ट, ये 2 जनरल। आपके ये थर्ड और फोर्थ टेस्ट टिपिकल केसेस है, अगर आपके ट्रीटमेंट के अंडर कोई कंट्रोल ट्रीटमेंट है तो फिर आप डोनट टेस्ट अप्लाई, अगर स्टैंडर्ड के साथ आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो फिर एलएसआई टेस्ट अप्लाई। ये 2 पहले हो गए थे, बताइएगा प्लीज। जी सर, ये दोनों हो गए थे। हाँ, मैं एक दफा इनको रिवाइज कर देता हूँ। टुकी टेस्ट और शेफे टेस्ट, इनमें प्रोसीजर सेम है। सबसे पहले आप ट्रीटमेंट मीन्स लेंगे और ट्रीटमेंट मीन्स ऊपर आपके पास जो टेबल है, ये वाला ट्रीटमेंट मीन्स वाला टेबल, ये यहाँ से निकाले हुए, पहली ट्रीटमेंट का मीन 9 है, दूसरी का 15.5 है, तीसरी का 15.75 और T4 का 12.5। ये जहां से आपने एज सच लिखा, जिस ऑर्डर में है जैसे है आपने उसको सिस्टमेटिकली लिख लेना है। सबसे पहले T1 का मीन है, फिर T2 का मीन है, फिर T3 का मीन है, फिर T4 का। उसके बाद आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखा। मीन के सबसे पहले छोटी वैल्यू वो 9 है, वो सबसे पहले गएगी। उसके बाद जब आप बाकी 3 में से देखेंगे तो 12.75, ये इन दोनों से छोटी वैल्यू ये पहले लिख लें विद देयर ऑर्डरिंग लेटर, उनका लेटर भी साथ ही लिख लेना, y बार t, और उसके बाद y बार t2 और y बार t3 ये। उसके बाद आपने पेयर बनाने हैं। अगर 4 ट्रीटमेंट है कॉम्बिनेशन, आप वाकफ आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो जब पेयर बनाते हैं तो कॉम्बिनेशन यूज होता है। तो 4C2 4 टोटल ट्रीटमेंट है, 2-2 के आपने पेयर बनाने हैं, तो 4C2 को एक्सपेंड करें तो 6 आता है, इसका मतलब 6 टोटल पेयर बनेंगे। तो ये 6 पेयर मैंने इधर बना के दिए हुए। फिर डिफरेंस बिटवीन मीन्स लेना है आपने, तो डिफरेंस बिटवीन मीन जब लेना है तो T3 वर्सेस T1 है, इसका मतलब है कि T3 के मीन को आपने T1 के मीन से माइनस करना है। तो T3 का मीन है 15.75 और T1 का मीन 9, तो 15 में से 9 माइनस करें तो 6.7, फिर T3 में से T4 माइनस करेंगे, जो पेयर है वो आपस में माइनस करते जाना है उनके मीन। HST वैल्यू कैलकुलेट करने का मेथड ये है कि टुकी टेबल अवेलेबल होगा मार्केट में, नेट पे भी अवेलेबल है। तो Q अल्फा T एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन स्क्वायर एरर ओवर 2 1 ओवर RI प्लस 1 ओवर RJ। अब ये T नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, ये कल पता नहीं किसके व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने शेयर किया था कि ये टाइपो एरर है कि अनोवा टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 है जहां सर 4 लिख रहे हैं। ये गालमन स्टेट 701 में से किसी ग्रुप ने शेयर किया हुआ था। बेसिकली एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ एरर की है, ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, टी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, टी की ट्रीटमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ट्रीटमेंट डायरेक्ट जितनी है उतनी आपने लिखी। तो T4 है एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम अनोवा टेबल। तो 4-6 पे आपने जब टेबल देखना है तो 4.90 आएगा। उसके बाद मीन एरर भी अनोवा टेबल से आपने देखना है, विच इज इक्वल टू 1.75 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.24 आपके पास HSD वैल्यू आ गई। इसको आपने थर्ड कॉलम में पेस्ट कर देना। तो 3.24, अब आपने इन वैल्यू को इससे कंपेयर करना है। तो 6.75 विच इज ग्रेटर देन 3.24,
3 लेस देन है, जो वैल्यू लेस है वहां लेस का साइन लिख देना है, जो ग्रेटर है वहां पे ग्रेटर का। अब जो ग्रेटर है वहां पे सिग्निफिकेंट लिख देना है और जो लेस है वो नॉन सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट। मीन के कंसिडरेबल अगर डिफरेंस है तो वो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट कहेंगे कब, जब आपकी टेबल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से सॉरी जो डिफरेंस लिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मीन इज द कैलकुलेटेड डिफरेंस, और वो एचएस की वैल्यू टेबुलेटेड डिफरेंस है। तो कैलकुलेटेड डिफरेंस टेबल वैल्यू से ग्रेटर है तो सिग्निफिकेंट है, लेस है तो नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर नॉन सिग्निफिकेंट है दो पेयर्स, तो फिर आप अपनी मर्जी नहीं इम्पोज करेंगे बीइंग एक्सपेरिमेंटर, फिर आप ओपन छोड़ देंगे अपने रिसर्चर के लिए, सॉरी जो आपके ऑडियंस हैं या जो भी इस जिन रिस्पोंडेंट्स के लिए आपने रिसर्च कंडक्ट की है उनके लिए ओपन छोड़ देंगे कि जिसको मर्जी दिल करे वो यूज कर ले। मीन के एक फार्मर कहता है जी T3 है वैरायटी, किसी गंदम की कोई वैरायटी है, T4 की दो वैरायटीज हैं, वो कहता है जी मेरे पास तो दोनों ही मौजूद हैं, बताओ मैं कौन सी यूज करूं, तो आप उसको रिकमेंड नहीं करेंगे, आप उसे कहेंगे जो मर्जी यूज कर लें। लेकिन अगर वो कहता है T3 और T1 है तो फिर आप रिकमेंड करेंगे उसको, क्यों, उसके सामने सिग्निफिकेंट डिफरेंस लिखा हो। तो आप रिकमेंड कौन सी करेंगे, हाईएस्ट यील्ड वाली जो है वो रिकमेंड करेंगे, तो आप T3 रिकमेंड करेंगे ओवर दी T1। इसी तरह अगर कोई T3 और T2 का पूछता है तो आप उसे कहें जी जो आपका दिल करता है आप इसको यूज कर लें, इट्स योर ओन चॉइस, आप उसको बाउंड नहीं कर सकते। सिमिलरली शेफी टेस्ट जब अप्लाई करना है आपने, तो शेफी टेस्ट के लिए भी पहले ट्रीटमेंट मीन लेने, फिर उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद आपने टेबल बनाना है, जैसे आपने टुकी टेस्ट में टेबल बनाया तो ऐसा की टेबल बन जाएगा। शेफे वैल्यू में देखें T-1, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज होगी, T-1 ये नंबर ऑफ ट्रीटमेंट 4 है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। एफ अल्फा, अल्फा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, T-1 ये अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 4 माइनस 1 3, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 6 और नोवा टेबल से। तो आपने जो एफ वैल्यू एफ टेबल से लेनी है वो नोवा टेबल में भी जाहिर है ये आपने लिखी होगी, वहां से भी डायरेक्ट पुट की जा सकती है। अगर वहां नहीं आपने लिखी तो आप नोवा टेबल देखेंगे और नोवा टेबल देख के सॉरी आप एफ टेबल देखेंगे, एफ टेबल में 3 और 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी 4.76 वो आप इधर लिखें। T-1 T4 है, 4 में से 1 3, MSE 1.75 1 ओवर RI प्लस 1 ओवर RJ, 3.75 जो छोटी वैल्यू है वो 3.4 से सारी कम वैल्यू जो है 3.53 से 3 है, 0.25 है, 2.75 है। तो ये तीन ही पेयर आपके सिग्निफिकेंट हैं, 3 नॉन सिग्निफिकेंट है। अगेन आपकी रिकमेंडेशन सिग्निफिकेंट पेयर के बारे में होगी, नॉन सिग्निफिकेंट पेयर्स के बारे में। ये जो लास्ट 2 टेस्ट हैं, डोनट टेस्ट और शेलाई टेस्ट, ये आपने कब यूज करने हैं, इसको पहले मैं डिस्कस कर लूं जनरल डोनट टेस्ट की सिचुएशन, फिर मैं LSI की, ये 1 बाय 1। कंट्रोल का मतलब ये होता है, यानी ये ऊपर लिखा हुआ है, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अ कंट्रोल ट्रीटमेंट अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर ट्रीटमेंट में। ठीक है, आपके पास 4 ग्रुप हैं, आपने एक ग्रुप को मेडिसिन दी नहीं, या 4 ट्रीटमेंट है, एक खाली कैप्सूल है, वो 4 लोगों को आपने खाली कैप्सूल मार्केट से खरीदे और वो खाली कैप्सूल जनाब आटे के भरे और वो खिला दिए उनको कि लें जनाब आप मेडिसिन खाएं, और उसको कहते हैं 0 mg, यानी 0 mg दी आपने, नो मेडिसिन। दूसरे ग्रुप को आपने 50 mg दी, तीसरे को आपने 100, फिर 150 या 250 या 500, इस तरह करके ये 4 डोजेस डिफरेंट। अब जिसको नो डोज दी ना, उसको नजर यही आ रहा है उस पेशेंट को कि मैं अंडर ट्रीटमेंट हूं, लेकिन आपको पता है कि आप उस ग्रुप को मेडिसिन नहीं दे रहे। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके एक्सपेरिमेंट में, कोई एक ट्रीटमेंट ऐसी है जो कि आपने प्लेसबो जिसको कहते हैं कि खाली जनाब पानी के ही इंजेक्शन भर के लगा दिया, तो उसमें फिर आपने जब कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करेंगे रिमेनिंग ऑल द ट्रीटमेंट्स विद द कंट्रोल, ऑल रिमेनिंग विद कंट्रोल, ये नीचे 3 ही पेयर बनेंगे। अगर 4 ट्रीटमेंट हैं तो यहाँ पे 4 ट्रीटमेंट है। T1 मैंने सपोज किया कि T1 बी या कंट्रोल ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने ये माइंड बना के एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि उसमें कोई मेरे पास कंट्रोल था। अब क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये भी नहीं
मुमकिन के जी कंट्रोल नहीं है, तो लिहाजा मैं एक नई सिचुएशन क्रिएट करूं और सारा दोबारा वर्क करूं और एंड पे जाके ये डोनट टेस्ट अप्लाई करूं। मैंने सिचुएशन क्रिएट इमेजिनेशन में कर दी कि जी T1 मैं कंट्रोल रख रहा हूँ। जब मैं T1 कंट्रोल रख रहा हूँ तो मेरे पास बाकी 3 ट्रीटमेंट है, T4 है, T3 है और T2। तो मैंने इनके साथ इसके पेयर बना दी, T2 वर्सेस T1, T3 वर्सेस T1, T4 वर्सेस T1। जब मैंने T2 वर्सेस T1 किया तो मैंने T2 का रिस्पांस देखा कितना है। T2 है 15.5, उसमें से 9 माइनस कर दिया, तो ये 6.5। फिर T3 वर्सेस T1 है तो 15.75 में से 9 माइनस कर दिया। फिर T4 वर्सेस T1 है तो T4 12 है, 12 में से 9 तो 3.75। अब जैसे आपने बाकी 2 टेस्ट की वैल्यू निकाली थी टेबल वैल्यू, वैसे ही इसकी डोनट वैल्यू, डोनट टेबल अलग से अवेलेबल है। वो मैं अभी ये इसको शेयरिंग बंद करके तो डी वैल्यू डोनट देखें, क्योंकि टेस्ट को HSD ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट है, या तो उसको क्यू से डिनोट करते हैं। अगर क्यू से डिनोट नहीं करना आपने तो फिर आप उसको एसली सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट एस वैल्यू लिखते हैं, तो एस अंडरस्टूड एस फॉर शेफे यूज होता है स्टैटिस्टिक्स। जब आप डी लिखेंगे डोनट के लिए क्या लिखेंगे, डोनट्स के लिए डी वैल्यू, तो डोनट्स के लिए डी वैल्यू, तो डी वैल्यू किसके इक्वल होगी, टी अल्फा। जहां पे मैंने वो वैल्यू लिख दी 0.05, जनरली लिखना है तो टी अल्फा आएगा। टी -1, ये अगेन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट अगर 4 हैं तो 4 -1 हो जाएगा, 5 है तो 5 -1, -1 एरर देखो 3, 6 और 0.05 पे जब आप डोनट टेबल देखेंगे तो ये 2.56 वैल्यू। बाकी MSE 1/RI 1/RJ ये सच 1/RI 1/RJ आप चारों टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में MSE डिवाइडेड बाय 2 है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा 1/RI 1/RJ। अदर्स फार्मूला में 2 के अलावा बाकी किसी में भी ये 2 पे डिवाइड, तो अगेन आपने ये 2.39 डी वैल्यू थर्ड कॉलम में, इसमें जो ग्रेटर वाले पेयर हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, जो लेस वाले पेयर हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। तो जहां से वी कंक्लूड दैट ऑल द ट्रीटमेंट्स परफॉर्म बेटर देन द कंट्रोल। यानी अगर कोई कंक्लूड करवाना आपसे कहता है जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें, तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या हैं, ऑल द ट्रीटमेंट्स परफॉर्म बेटर देन द कंट्रोल। ये आप साथ में अगर नोट्स पढ़े हुए हैं तो लिखते जाइए, या कॉपी साथ में रख के बैठते हैं, हमेशा ऊपर हेडिंग देते हैं, जो पॉइंट्स नोट करने वाले होते हैं वो 1 बाय 1 नोट करते जाते हैं। आप पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट की हेडिंग दे, डोनट टेस्ट उसमें 4 हैं, तो डोनट टेस्ट आप लिखें और डोनट टेस्ट की कैसे प्रोसीजर है, कोई दरमियान में इधर नहीं लिखा हुआ है और मैं वो वर्ड बोल रहा हूँ तो आप उसको नोट कर सकते। तो जहां से ओवरऑल कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि ऑल ऑफ आवर 3 ट्रीटमेंट्स परफॉर्म बेटर देन द कंट्रोल ट्रीटमेंट्स। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ डोनट टेस्ट। तो जहां से अगर कोई ये पूछता है जी बताएं कौन सी ट्रीटमेंट कंट्रोल से बेटर है, आपने कहना जी ऑल ऑफ 3 ट्रीटमेंट परफॉर्म बेटर देन दी कंट्रोल। कंट्रोल की और एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो फर्टिलाइजर की एग्जांपल ले लें कि आप अगर फार्मर हैं और किसी प्लाट में सम टाइम बहुत ज्यादा फार्मर जो हैं जिनकी जमीन अच्छी है, जमीन के कोई सफिशिएंट है उनके पास लैंड, तो वो क्या करते हैं घर में जितनी गंदम कोई भी क्रॉप यूज करनी है उन्होंने उसको खाद नहीं डालते, वो नेचुरल फर्टिलाइजर पे बेस करती हैं उनकी, वो 1 एकड़ से कवर हो जाती हैं, 1.5 एकड़ जितना भी फैमिली साइज के मुताबिक। बेसिकली वो जिसमें फर्टिलाइजर नहीं अप्लाई करते वो आपका कंट्रोल प्लाट होता है। तो सिमिलरली पेस्टिसाइड नहीं किसी पे अप्लाई कर रहे, 4 प्लाट है, 3 पे आपने पेस्टिसाइड अप्लाई की, 1 पे नहीं की, तो वो जिस पे नहीं की वो पेस्टिसाइड 0 बेसिकली हम लेंगे कि नो पेस्टिसाइड, वो T1 आप रखेंगे या T2 या T3, वो आपके कंट्रोल ट्रीटमेंट हो। अब LSI टेस्ट कब अप्लाई करना है, जब आपके एक्सपेरिमेंट में कोई एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कह लें या स्टैंडर्ड वैरायटी कह लें या स्टैंडर्ड कोई प्रोडक्ट कह लें, ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट किस नेचर का है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं किसी डिजीज के लिए जो बड़ा स्टैंडर्ड होती हैं, आम लोग उसको जानते हैं और यूज खुद भी यूज कर लेते हैं, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर यूज कर लेते हैं, उस पर ट्रस्ट बना होता है। लाइक सर दर्द की मेडिसिन है, वो जो यूज कर रहा है ना बंदा,
वो उस पे लगा हुआ है। अब सर दर्द कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन नई मार्केट में किसी ने लॉन्च करनी है ना, तो उस स्टैंडर्ड को सामने रख के उसको मीट करेगा तो लोग उसकी तरफ जाएं। सिमिलरली ये सुजुकी या होंडा या टोयोटा कंपनी जो है, ये पाकिस्तान में ये 3 स्टैंडर्ड हैं। कोई भी चौथी कंपनी मार्केट में आती है वो फ्लॉप होके पाकिस्तान से जाती है, क्योंकि वो इन तीनों के लेवल की प्रोडक्ट नहीं दे रही कंपनी। जब तक अगर वो कहता है जी होंडा स्टैंडर्ड है पाकिस्तान में, तो होंडा को compete करेगी कंपनी तो अपनी गुडविल बना सकेगी, मार्केट में अपना प्लेस बना सकेगी, अदरवाइज लोग उसकी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह की अगर जैसे आपकी ड्रेसिंग में जो है वो ब्रांड कुछ चलते हैं, तो वो ब्रांडेड आइटम आप नई कोई ड्रेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं मार्केट में, तो अगर कोई ब्रांड है आपकी नज़र में कि जिस सिटी में आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपना ब्रांड, तो अगर ऑलरेडी वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड है, तो आपने उसकी क्वालिटी को ज़हन में रख के फिर आपने कम्पीट करना है मार्केट। तो इसी तरह एग्रीकल्चर में कुछ ऐसी वैरायटी हैं वीट की जिस पे फार्मर ट्रस्ट करता है, शुगर केन की वैरायटी है जिस पे फार्मर ट्रस्ट करता है, उस वैरायटी ने अपनी गुडविल बनाई हुई है। या कुछ कंपनी है, सीड प्रोवाइडर कंपनी है, वो उन्होंने गुडविल बनाई हुई है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है किसी प्रोडक्ट पे या किसी वैरायटी पे, तो आप अपने एक्सपेरिमेंट में उसको इंक्लूड कर रहे हैं। अब आपका कंपटीशन वो स्टैंडर्ड है, तो आपने स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए एलएसआई टेस्ट यूज करते हैं। तो इसमें भी ट्रीटमेंट मीन निकाल लेने हैं, इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं डोनट की तरह, बस ट्रीटमेंट मीन निकाल के लिख लें। एलएसआई फार्मूला लिखेंगे, एलएसआई वैल्यू लीस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज, टी अल्फा ऑर्डिनरी टी टेस्ट है, जो टी आप टेबल यूज करते हैं ना, स्टैट 600 में भी आप लोगों ने किया होगा या मिड में भी हमने टेबल यूज किया, मिड के कोर्स में वही टी टेबल है। अल्फा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम MSE 1/RI प्लस 1/, इस फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ कि ये हर सवाए टुकी टेस्ट के बाकी सब में सेम है। अब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जब आप टी की वैल्यू देखेंगे तो 1.94, MSE पुट करेंगे 1/RI प्लस 1/RJ, तो 1.81 ये आपके पास LSI वैल्यू आएगी। अब आपने स्टैंडर्ड किसको कहा हुआ है, इसमें भी मैंने चूंकि जब एक्सपेरिमेंट प्लान किया तो उस वक्त मेरे ज़हन में कोई कंट्रोल, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन जब मैंने आपको सिखाना है कि हाउ टू अप्लाई द लीस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज टेस्ट, देन डेफिनेटली आई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। तो मैंने सपोज कर लिया कि T4 इज माय स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, तो T4 का मीन है 12.75, ये मैंने लिख लिया y बार T4, इसको स्टैंडर्ड को मैंने S से डिनोट कर दिया, तो y बार S इज इक्वल टू 12.75। इसमें आपने ये जो वैल्यू निकाली होगी LSI की, ये आपने प्लस कर देनी, तो 12.75 प्लस 1.81 विच इज इक्वल टू 14.56। अब आपने कंपेयर करना है 9 को 15 को 15 को, इसको नहीं करना, ये 3 जो बाकी हैं जो स्टैंडर्ड के अलावा बाकी हैं उनको कंपेयर अब आपने करना। 3 है आपके पास, T1 T2 T3, T1 लेस देन 14.56, ये लिख लें कंक्लूजन साथ में, इतनी डिटेल मैंने लिखी, सिंस T1 which is equal to 9 less than 14.56, therefore T1 poor performer over the standard, poor performer over the standard, but T2 and T3 greater than 14.56, therefore T2 and T3 perform better than the standard, तो ये आपका जनाब सारे टेस्ट मुकम्मल हुए। एक आध और एग्जांपल मैंने दी हुई है पूरी सॉल्व करके, ये आप खुद से सॉल्व करें, इस पे अप्लाई करें टेस्ट, मिसिंग वैल्यू कैसे आपने एस्टिमेट करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये स्टैंडर्ड वैल्यू की समझ नहीं आई कि जो 12.75 है ये कहाँ से सर मैंने
देखें 4 ट्रीटमेंट्स थी ना, एक का मीन था 9, एक का था 15.5, एक का 15.75 और जी T4 का मीन है 12.75। जी सर। मैंने आप लोगों को जब पढ़ाना था तो या तो मैं स्टार्ट एक्सपेरिमेंट ये लेके चलता कि ये जनाब मेरी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, फिर मैं जी सारा एनालिसिस करता और एंड पे कहता जी यूं आपने LSI टेस्ट अप्लाई कर। जी सर। मैंने चूंकि मुकम्मल एनालिसिस पढ़ाना था, मैंने जी केयर नहीं की स्टार्ट में, तो मैंने सपोज कर लिया कि T4 इज माय स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। T1 भी मैं सपोज कर सकता था, T2 भी जी कर मतलब कि सकता था, सपोज किया हुआ है। ये मैंने सपोज किया, ऊपर लिखा हुआ भी है नोट्सों में। जी तो ठीक हो गया। एग्जाम में ये मेंशन किया होगा, अगर आपसे LSI टेस्ट मैंने लगवाना हुआ तो मैं मेंशन करूंगा कि मेरे इस एक्सपेरिमेंट में T2, T3, T4 एनी वन इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। दिस इज अ इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्लूडिंग कंट्रोल ग्रुप, तो आपके ग्रुप्स कितने बने ये बेसिकली आपने देखना। ग्रुप्स आपके बने कंपैरिजन ग्रुप 3, 4 ट्रीटमेंट हैं तो 3 ग्रुप बनेंगे बेसिकली। नंबर 1 ट्रीटमेंट्स, 2 विद T1, 2 विद 3 विद T1, 4 विद T। तो इस वजह से आपने जब टेबल वैल्यू देखनी है तो एक कम करके देख, तो 3 को आपने 6 में देखना है, किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखना है 0.05, तो ये 2.86 ये मैंने यूज की थी, 2.86 ये वाला। तो सिमिलरली आपका टुकी टेस्ट है, क्योंकि में देखें के स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स नॉट इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो के अगर 4 ट्रीटमेंट्स हैं तो के 4 यूज होगा, अगर 5 ट्रीटमेंट है तो 5 यूज होगा, 6 है तो 6 यूज होगा, जितनी आपकी ट्रीटमेंट है उतना आपने के यूज करना। तो आपके इस एक्सपेरिमेंट में 4 ट्रीटमेंट्स थी, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 4.90 वैल्यू। तो ये दो टेबल मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये दोनों ही शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद। इसको यूज करके आपने बाकी असाइनमेंट्स अगर कोई क्वेश्चन करने वाले हैं, जरा मुझे सीआर साहब बताइएगा आपके पास फाइनल की असाइनमेंट है कोई कि नहीं? जी प्लीज सीआर जीआर जी। नहीं सर, हमारे पास नहीं है असाइनमेंट फाइनल की, आपने दी नहीं अभी। मिड की है? मिड की सर जी कुछ तो साल हुए, कुछ नहीं साल हुए, और वो अच्छा। मतलब हमने सॉल्व कर लिए तकरीबन। वो आपको शेयर कैसे करने हैं सर, ये भी पूछना था आपसे। किस पे सॉल्व की है? ये साथ में यानी कंप्यूटर पे आपने वो टाइप वर्ड की फाइल पे और बाद में उनकी पिक्चर ले ली? या सन को पिक्चर लेके PDF में बनाया। तो ये हर स्टूडेंट ने अपना अपना किया? पता नहीं सर, मैंने अपना ही किया है। चलें आप इस तरह करें ना, आप मुझे ईमेल कर दें, फिर मैं उसको चेक कर लेता हूँ, Yes, sir. उसमें कोई गलती हुई तो वो फिर डिस्कस कर लेंगे। तो ये असाइनमेंट जो है अब मैं शेयर करता हूँ, ऑलमोस्ट 3 डिजाइन मुकम्मल हो गए हैं मेरे, तो असाइनमेंट फाइनल की मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, इसको स्टार्ट करें जी। तो मेरे पास 3 मैंने अब तक सिचुएशन डिस्कस की आप लोगों से। CRD when our experimental units are entirely homogeneous, सारे experimental unit एक जैसे, तो CRD। वन वे हेट्रोजीनियस तो RCBD, टू वे हेट्रोजीनियस तो लैटिन स्केल डिजाइन। मेन ट्रीटमेंट कुछ भी हो, आपने जब उन ट्रीटमेंट्स को अप्लाई करना है तो देखना है जिन पे अप्लाई कर रहे हैं वो सारे हर करेक्टरिस्टिक वाइज सारे एक्सपेरिमेंटल यूनिट एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। अगर तो ऑल द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर एंटायरली होमोजीनियस, सारे ही एक जैसे हैं, तो फिर हम CRD यूज करें। वन वे हेट्रोजीनियस हैं तो RCBD, टू वे हेट्रोजीनियस तो लैटिन स्केल। एग्जाम्पल इसकी एक कोट कर रहा हूँ, ओवरवेट पर्सन का अगर आप कोई मेडिसिन दे के वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो 4 तरह की, 5 या 6 जितने भी तरह की मेडिसिन है वो अलग चीज है, वो है ट्रीटमेंट। जिन पे अप्लाई करना है वो है ओवरवेट पर्सन, या अंडरवेट पर्सन है और आप वेट गेन की मेडिसिन देना चाह रहे हैं, अगर तो वो ओवरवेट या अंडरवेट पर्सन हर करेक्टरिस्टिक्स के रिस्पेक्ट सेम है
like age group wise same, education level same, their gender same, their profession same, their income level same, locality same, तो फिर आप कहेंगे कि entirely homogeneous है, तो CRD यूज करें। आप कहते जी बाकी तो सारा कुछ सेम है लेकिन बट दे बिलोंग्स टू दी डिफरेंट जेंडर, मेल और फीमेल, तो अब आप CRD नहीं यूज कर सकते, अब आप RCBD यूज करेंगे। आप कहते जी बाकी सारा कुछ सेम है, जेंडर डिफरेंट है, तो आप दो ग्रुप इसके बनाएंगे, या अगर कोई तीसरी कैटेगरी है आपके एक्सपेरिमेंट में, मेल फीमेल और थर्ड वर्ड जो है वो भी है, तो फिर आप 3 ब्लॉक बना लें। लेकिन अगर मेल और फीमेल है सारे, तो फिर आप 2 ग्रुप बना लें। सिमिलरली आप कहते जी है तो सारे मेल बट दे बिलोंग्स टू डिफरेंट एज ग्रुप, एजुकेशन लेवल एवरीथिंग सेम, बट या सेम नहीं भी हैं, आप कहते जी मेरे इस एक्सपेरिमेंट में प्रोफेशन इफेक्ट ही नहीं करता, जेंडर इफेक्ट ही नहीं करता, बाकी चीजें इफेक्ट, एज सिर्फ इफेक्ट करती, तो आप के डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, तो अब आप RCBD यूज करें। आप कहते जी डिफरेंट एज ग्रुप भी है और डिफरेंट जेंडर है, या डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट एजुकेशन लेवल है, और ये चीजें मैटर करती हैं, या डिफरेंट एज ग्रुप और डिफरेंट इनकम लेवल्स हैं, और ये दोनों ही इस डिजीज को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हैं, तो अब आप इस पे लैटन स्केल डिजाइन अप्लाई करें। दूसरी एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूं कि अगर आप टीचिंग टेक्निक्स का इफेक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे चेक करना चाहते हैं कि कौन सी टीचिंग टेक्निक में स्टूडेंट्स वेल परफॉर्म करते हैं, इफ स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द सेम मेजर सेम कोर्स, तो देन वी यूज CRD। सेम मेजर बट डिफरेंट कोर्स, RCBD। डिफरेंट मेजर्स बट सेम कोर्स लाइक 701, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, अगर आप 701 का कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अमंग, तो अल्टीमेटली ये RCBD अप्लाई होगा। तो अगर आप कहते हैं जी डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है और सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट हैं, उनमें हम टीचिंग टेक्निक्स को कंपेयर करना चाहते हैं, तो फिर आप लैटन स्केल डिजाइन करेंगे। ये तीनों डिजाइन हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। पहले डिजाइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट कितनी लेनी, रेप्लिकेशन कितने लेने हैं, नो रिस्ट्रिक्शन। दूसरे में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 4 ट्रीटमेंट 5 ब्लॉक बन सकते हैं, 5 ट्रीटमेंट पे 3 ब्लॉक बन सकते हैं, 6 ट्रीटमेंट पे 2 ब्लॉक बन सकते हैं, यानी कम से कम 2 ब्लॉक 2 ट्रीटमेंट तो होनी चाहिए ना हर एक्सपेरिमेंट। इससे कम तो फिर आप करने क्या जा रहे हो, अगर एक ट्रीटमेंट लेके तो एक ट्रीटमेंट का क्या आपने इफेक्ट। तो ये आपके बेसिक डिजाइन में कम से कम 3 ट्रीटमेंट्स, तो RCBD में 2 ब्लॉक बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 5 बन सकते हैं, यानी ट्रीटमेंट 3 ही है लेकिन ब्लॉक 5 बना सकते हैं। अगर आपके 5 डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं तो आप 5 ही ब्लॉक बनाएंगे, उसकी मजबूरी है। डिफरेंट इनकम लेवल्स के लोग हैं, कोई जनाब लेस देन 20,000 है, कोई लेस देन 40 है, कोई लेस देन 80 है, कोई मोर देन 80 बट लेस देन 2 लाख है, कोई मोर देन 2 लाख है, तो आप उतने ग्रुप बनाएंगे उसके, भले उसमें ट्रीटमेंट 4 हो, 3 हो, मिनिमम 2 हो। RCBD में इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आपकी नंबर ऑफ ब्लॉक से कम हो सकती है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ब्लॉक से ज्यादा हो सकती है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ब्लॉक से कम हो। अब तीसरा डिजाइन जो है लैटन स्केल डिजाइन, उसमें मजबूरी है आपके पास जितनी ट्रीटमेंट हैं उतने ही आपके एक करेक्टरिस्टिक वाइज कॉलम ब्लॉक्स बनेंगे, उतने दूर, क्योंकि उसमें 2 वे ब्लॉकिंग है। डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट एजुकेशन लेवल, तो आपके 3 ट्रीटमेंट है तो 3 ही एज के ग्रुप बनाने हैं आपने, भले उसमें 4 बन रहे हो, 5 आपने कोशिश करनी है एज का इंटरवल बढ़ा लेना। इसी तरह डिफरेंट एजुकेशन लेवल है तो आप एजुकेशन लेवल की सेटिंग अपने उस हिसाब से कर ले, तो ग्रुप आपने उतने बनाने हैं दोनों करेक्टरिस्टिक्स के जितने आपकी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, यानी T इज इक्वल टू R इज इक्वल टू C। ये डिस्कशन थी जो अब तक हमने डिफरेंट डिजाइन डिस्कस किए अंडर डिफरेंट एनवायरनमेंट, अंडर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, अंडर डिफरेंट ब्लॉक्स, अंडर डिफरेंट रोज, कॉलम्स एटसेट्रा। उसमें जनरल लेआउट प्लान मैंने तीनों का डिस्कस किया, तीनों डिजाइन का, फिर एक एक न्यूमेरिकल तीनों का लिया, एनालिसिस तक उसको मुकम्मल किया, फिर CV निकाला, फिर रिलेटिव एफिशिएंसी RCBD ओवर CRD, लैटन स्केल डिजाइन ओवर CRD, लैटन स्केल डिजाइन ओवर RCBD,
फिर मैंने 4 टेस्ट अप्लाई किए, जिनमें पहला टुकी टेस्ट था, दूसरा शेफे, तीसरा डोनट और चौथा LSI। शेफे और टुकी टेस्ट, ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो कंट्रोल और स्टैंडर्ड नहीं है अगर आपके एक्सपेरिमेंट में, तो देन ये 2 टेस्ट अप्लाई होंगे, यानी नो कंट्रोल नो स्टैंडर्ड। बट इफ यूज control treatment or control group in our experiment, then we only apply donut test for pairwise comparison. Similarly, if we consider a standard treatment in our experiment, then we just use the LSI test for pairwise comparison, any least significant increase test. Now we discuss ये अभी तक जितना हमने काम किया ये सिंगल फैक्टर डिजाइन, यानी सिंगल फैक्टर मेडिसिन को यूज करके आप वेट रिड्यूस करना चाहते थे, आप टीचिंग टेक्निक का इफेक्ट देखना चाहते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस पे, आप फर्टिलाइजर का इफेक्ट क्रॉप यील्ड पे देखना चाहते हैं, आप टेम्परेचर का इफेक्ट कुकिंग टाइम पे देखना चाहते हैं, बेकिंग टाइम पे देखना चाहते हैं, तो ये आपके 3 डिजाइन यूज हो सकते हैं। तो ये अगर सिंगल फैक्टर है ना, फिर तो हमारे ये जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो अप्लाई होएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, 2 or more फैक्टर्स, तो देन हमने एक्सपेरिमेंटेशन किस तरह करनी, ये मैं पहले जनरल डिस्कशन करने लगा हूँ विद नो फाइल शेयरिंग। जैसे अभी मैंने कंक्लूड किया बेसिक 3 डिजाइन को। अगर तो आपके पास सिंगल फैक्टर है, मैं एग्जांपल के थ्रू ये पूरा सिनेरियो सिंगल और 2 का एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल लेके। सपोज वी वांट टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ वेट रिड्यूसिंग डाइट ऑन वेट लॉस या रिडक्शन इन वेट। आप सिर्फ एक फैक्टर मेडिसिन के थ्रू अपना वेट लूज करना चाहते हैं बाय यूजिंग द मेडिसिन, तो देन आप सिंगल फैक्टर डिजाइन में CRD, RCBD, लैटन स्केयर, तीनों में से कोई एक डिजाइन आप यूज कर सकते, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ये वेरीफाई करने के लिए कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है वेट रिड्यूस करने वाली जो बेहतर परफॉर्म करती, तो ये सिंगल फैक्टर डिजाइन। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज का इफेक्ट भी चेक करना चाहते हैं वेट रिड्यूस पे, तो ये आपका 2 फैक्टर डिजाइन हो। और एक्सरसाइज के साथ साथ आप डाइट कंट्रोल भी कर रहे हैं साथ में, मीन के किसी डाइट चार्ट पे भी आप अमल कर रहे हैं, तो फिर ये 3 फैक्टर डिजाइन हो। तो अगर आपकी एक्सपेरिमेंटेशन में 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं, तो अब आपके पास 2 सिचुएशन हैं इसको हैंडल करने। पहली सिचुएशन कि आप मेडिसिन के लिए अलग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लें, आप डाइट चार्ट के लिए अलग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लें, और आप एक्सरसाइज के लिए अलग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर। मीन के आप एक ग्रुप को मेडिसिन दे दें, एक ग्रुप को आप मतलब 20 लोग लें, उनको 4 तरह की मेडिसिन दे दें, फिर 20 और लें, उनको 4 तरह की एक्सरसाइज बता दें, फिर 20 और लें, उनको आप 4 तरह के डाइट चार्ट प्रोवाइड कर। तो ये अल्टीमेटली 60 आपके पास पार्टिसिपेंट होंगे, तो तीनों फैक्टर्स का अलग अलग इफेक्ट आपके, उसमें कोई किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। तो उससे होगा क्या, ऑल दो आप एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं सीरीज ऑफ सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट। आपने सीरीज एक जो है अप्लाई करके, पहले आपने मेडिसिन के लिए कर लिया, फिर आपने कर लिया दूसरा जो है वो डाइट चार्ट के थ्रू, तीसरा एक्सरसाइज। 3 एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट अलग अलग आ गए। पहले में से आप डाइट, कौन सा डाइट चार्ट सबसे बेटर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल में, दूसरे एक्सपेरिमेंट से आप कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिसिन सबसे बेहतर है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट से आप कौन सा एक्सरसाइज टाइम जो है या एक्सरसाइज लेवल जो है वो सबसे बेटर रिजल्ट देता है, ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इफ समवन आस्क्ड एट व्हाट लेवल ऑफ द मेडिसिन perform, yeah, which one of the medicine perform better with in what level of the diet or perform with exercise level,
तो देन आपके ये तीनों एक्सपेरिमेंट ये आंसर नहीं दे सकते। मीन कि कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सी मेडिसिन किस एक्सरसाइज लेवल के साथ, किस डाइट के साथ सबसे बेटर परफॉर्म करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर 3 फैक्टर आपने लिए हुए, नंबर 3 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हुए, इस पहले क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे सकते क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट आपने इंडिपेंडेंटली परफॉर्म किया। नंबर 2, कोई ये पूछ ले किस एक्सरसाइज के साथ कौन सी डाइट चार्ट जो है वो बेटर रहेगा, आप ये भी नहीं रिस्पॉन्स कर सकते। तीसरा, किस मेडिसिन के साथ कौन सी डाइट जो है, कौन सी एक्सरसाइज जो है वो बेटर रहेगी, आप इसको भी नहीं रिस्पॉन्स कर सकते। मीन के आपस में इनका कंपैरिजन अगर ये कोई पूछ ले कि किस लेवल पे आपके पहले फैक्टर का कौन सा लेवल दूसरे फैक्टर के किस लेवल के साथ बेटर रिजल्ट देगा, आप इसको जो सीरीज ऑफ सिंगल फैक्टर डिजाइन आपने यूज की है ये रिस्पॉन्स नहीं कर सकते आप। तो क्या करना है आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ही टाइम में आप परफॉर्म करें। उससे आप इन तीनों क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कि कौन सी मेडिसिन किस एक्सरसाइज टाइम और किस डाइट चार्ट के साथ बेटर रिजल्ट दे रही है, आप ये भी बता सकते हो। कौन सी मेडिसिन किस एक्सरसाइज के साथ बेटर रिजल्ट दे रही है, आप ये भी बता सकते हो। कौन सी मेडिसिन किस डाइट चार्ट के साथ बेटर रिजल्ट, आप ये भी बता सकते हो। कौन सी का डाइट चार्ट किस एक्सरसाइज के साथ ज्यादा वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आप ये भी बता सकते हो। और ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है जिसमें आप ये भी बता सको कि कौन सी मेडिसिन बेहतर है, कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है ओवरऑल, और कौन सी डाइट चार्ट बेहतर है। मीन के आप तीनों स्ट्रक्चर्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर सकते हैं। ओवरऑल सिंगल को कंपेयर करना है तब भी आप उस स्ट्रक्चर में कंपेयर कर सकते हैं। आप आपस में 2 को कंपेयर करना है, यानी पहले फैक्टर के साथ कौन सा लेवल दूसरे फैक्टर का सूटेबल है, आप ये भी बता सकते हो। तीनों फैक्टर्स को एट ए टाइम आप देखना चाहते हैं कि तीनों में से कौन सा जो कॉम्बिनेशन है दी बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, आप ये भी बता सकते। तो जब 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं तो हमारा सिर्फ ये इंटरेस्ट नहीं होता कि फैक्टर ए का जो है, फैक्टर ए, आप 3 फैक्टर को ए बी सी कह लें कि फैक्टर ए है मेडिसिन, ये नहीं देखना अब आपने जब 3 फैक्टर इकट्ठे ले रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन बेटर है। ठीक है, ये आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ये आपने बेसिकली ये भी देखना है कि कौन सी मेडिसिन किस एक्सरसाइज के साथ बेटर रिजल्ट दे रही है। अगर 2 फैक्टर आप लेते हो तो एक्सरसाइज के अगर 3 लेवल आपने रखे हुए हैं और 3 ही लेवल मेडिसिन के हैं, तो आपने देखना है कौन सा लेवल किस एक्सरसाइज के साथ ज्यादा बेटर रिजल्ट देगा। तो अगर इन चीजों को आप रिस्पॉन्स करना चाहते हैं तो आप सिंगल फैक्टर डिजाइन की जान छोड़ें। अब आप 2 और मोर फैक्टर डिजाइन में शिफ्ट हों और वहां पे एक्सपेरिमेंट अपना प्लान करें। दी बेस्ट रिजल्ट आएंगे हर एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करने के लिए। तो हमारे पास जो आपके सिलेबस में डिजाइन है वो है 3, जो 2 और मोर फैक्टर। पहला है फैक्टोरियल, दूसरा स्प्लिट प्लॉट और तीसरा नेस्टेड। फैक्टोरियल, स्प्लिट प्लॉट, नेस्टेड। वी स्टार्ट फ्रॉम फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। उसकी मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, तो जस्ट इंट्रोडक्शन उसका हम डिस्कस करेंगे अभी। ये जितनी मैंने स्टोरी सुनाई ये सारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये 2 और मजीद एक और है स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन एटसेट्रा मैंने लिखा है। ये चूंकि सुबह मेरा पीएचडी को भी मैंने डिजाइन पढ़ाना है, जो पीएचडी फिजिक्स में कर रहे हैं या अदर सब्जेक्ट्स में, तो उनके 7-8 डिजाइन है 2 फैक्टर डिजाइन। तो मैंने ये प्रेजेंटेशन इकट्ठी बना ली है। अब उनको जब मैंने करना है तो ये सुबह की प्रेजेंटेशन में वो जो बाकी उनके सिलेबस में डिजाइन है वो भी साथ में शो करवा देने। तो आपके सिर्फ ये पहले 3 डिजाइन हैं, इनकी हम बात करेंगे, फैक्टोरियल, स्प्लिट और नेस्टेड। वो पूरी स्टोरी जो मैंने बताई वो इसमें लिखी हुई है। एक और मैं डिटेल फाइल शेयर कर दूंगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। So we start from the factorial experiment. Factorial experiment involves simultaneously more than one factor and each factor is at 2 or more levels. Condition देखें इसमें कि कम से कम 2 फैक्टर होंगे, more than one factor. ये पहली रिस्ट्रिक्शन है, more than one factor.
ईच फैक्टर एट 2 or more लेवल, ये दो रिस्ट्रिक्शंस देख, दो ही फैक्टर कम अज कम और दो ही हर एक के लेवल। मीन के अगर आपने मेडिसिन और साथ में एक्सरसाइज दो चीजें कंसिडर कर रहे हैं तो मेडिसिन भी कम अज कम दो तरह की और एक्सरसाइज लेवल भी कम अज कम दो तरह के। एक आप कहते हैं जी आपने 30 मिनट मॉर्निंग 30 मिनट इवनिंग एक्सरसाइज कर, यानी 1 hour एक्सरसाइज 30 मिनट, तो ये एक है। दूसरा आप कहते हैं नहीं जनाब आपने 45 मिनट मॉर्निंग एंड 45 इवनिंग का, तो ये दूसरा लेवल। और दो तरह की मेडिसिन है, तो दो ही लेवल मेडिसिन के, दो ही आपके एक्सरसाइज के। मीन के ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम दो फैक्टर और हर एक के दो ही लेवल। अब जब दो फैक्टर दो लेवल हैं तो आगे जो 3 डिफरेंट डिजाइन है वो हमने क्यों लिए? आज चूंकि मैं सिर्फ फैक्टोरियल पे फोकस कर रहा हूं इसलिए इसकी रिस्ट्रिक्शन डिस्कस करूंगा, वो इधर लिखी ही नहीं मैंने। तीसरी रिस्ट्रिक्शन इसकी ये है कि कंसंट्रेशन लेवल ऑल फैक्टर्स का सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन लेवल ऑफ ऑल फैक्टर शुड बी सेम, यानी इक्वली कंसंट्रेट करें आप। ये नहीं कि एक फैक्टर को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं दूसरे फैक्टर को कम प्रेफर कर, तो फिर आपका फैक्टोरियल नहीं। कंसंट्रेशन लेवल शुड बी सेम, मिनिमम 2 फैक्टर, मिनिमम 2 लेवल्स ऑफ ईच फैक्टर। ये तो खैर रिस्ट्रिक्शन है, फैक्टोरियल की नहीं है। मिनिमम 2 फैक्टर 2 लेवल्स, ये रिस्ट्रिक्शन सारे 2 फैक्टर डिजाइन के लिए। दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन मैंने डिस्कस की है वो ये है कि कंसंट्रेशन लेवल ऑफ ऑल फैक्टर्स शुड बी सेम, मस्ट बी सेम। अगर ये डिफरेंट है तो फिर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट यूज नहीं हो। और इसमें क्या होगा, मेन इफेक्ट्स भी स्टडी हो जाएंगे और इंटरेक्शन इफेक्ट्स भी स्टडी हो जाएंगे। फैक्टर क्या है, लेवल क्या है, ये पहले भी डिस्कस किया। मजीद इसमें मैंने दे दिया, फैक्टर इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। इफ डाइट इज अ फैक्टर सेवरल डाइट्स मे बी यूज्ड। तो सेवरल डाइट्स जो हैं वो लेवल होंगे उसके, ये साथ साथ में दोनों चीजें, यानी if diet is a factor then several diets may be used and these several diets are called level of the first factor diet. If baking temperature is a factor then several temperatures will be used for baking, therefore several temperatures levels जो temperatures जो हैं वो आपके levels के, these are called levels। ये तीनों एग्जांपल में फैक्टर लेवल मैंने इकट्ठे ही बता दी। मेन इफेक्ट्स क्या हैं, interaction effects or main effects. Main effect is the average of simple effects of a factor, so it measures variation among the various level of a factor. Main effect हमें बताता क्या है कि अगर आपके मेडिसिन पहला फैक्टर है, डाइट पहला फैक्टर है, तो डाइट के 4 जो लेवल आपने लिए हैं या 3 लेवल लिए हैं, उनका आपस में जो इफेक्ट्स है वो सिंपल इफेक्ट्स या मेन इफेक्ट्स आपका कहलाएगा। मेन इफेक्ट एवरेज ऑफ द सिंपल इफेक्ट ऑफ, तो डिफरेंट लेवल्स पे उसको मेजर करना है आप। और जिस जो आपने मेन फैक्टर मेन इफेक्ट्स को डिनोट किससे करना है आपने, अगर आपके पास 2 लेवल हैं, एक को आप ए कह रहे हैं दूसरे को बी कह रहे हैं, तो मेन इफेक्ट्स को ए से, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। मेन इफेक्ट ऑफ ए फैक्टर कैपिटल ए से, SSA सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ए मीन पहला जो फैक्टर है उसका इफेक्ट, फिर SSB दूसरे फैक्टर का इफेक्ट। इंटरेक्शन इफेक्ट, द इंटरेक्शन मेजर्स द चेंज इन रिस्पांस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ फैक्टर ओवर द लेवल्स ऑफ अदर, यानी एक फैक्टर के लेवल्स जो हैं डिफरेंट लेवल्स पे दूसरे फैक्टर के डिफरेंट लेवल्स का रिस्पांस किस तरह चेंज हो रहा है, वो इंटरेक्शन। मेडिसिन 1 लेते हो तो 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो, तो ये हमें, और 45 भी करते हो और 50 भी करते हो, तो ये जो एक्सरसाइज लेवल 1 है ये बाकी जो डाइट 1 है आपकी, वो इन तीनों में से किसके साथ बेस्ट रिजल्ट दे रही, और कौन सी डाइट किस मेडिसिन के साथ, कौन सी डाइट जो है वो किस एक्सरसाइज के साथ बेटर रिजल्ट दे रही है, ये हमें इंटरेक्शन इफेक्ट्स बताता है। सिंपल मेन और इंटरेक्शन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने 2 एग्जांपल्स ली हैं, बड़ी सिंपल एग्जांपल्स। मेरे पास
पास दो लेवल्स हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये रिस्पांस रेट जो लिखा हुआ है ना, ये कैसे आया, इस पे नहीं आपने वरी करना। मैंने पहली एग्जांपल ली है कि मेरे पास दो फैक्टर हैं, जी वी कंसीडर टू फैक्टर्स ए एंड बी एंड ईच फैक्टर हैज टू लेवल्स। ए के जो दो लेवल्स हैं उनको आपने A1 एंड B1 एंड B, ये मेरे पास दो फैक्टर्स थे A एंड B, ईच फैक्टर हैज टू लेवल्स, लेवल ऑफ A1 एंड A2। फैक्टर्स के नाम को आपने कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से लिखना है, अपर केस यूज करने, और लेवल्स के लिए लोअर केस। ए के जो दो लेवल्स हैं 1 A2 और बी के जो दो लेवल्स हैं वो B1। एक साइड ए रख लिया, एक साइड पे बी के लेवल रख लिए। ये रिस्पांस कैसे है इसको हम डिस्कशन बाद, एग्जांपल न्यूमेरिकल एग्जांपल आपके सामने मैंने 30 नहीं A1 B1 पे 30 वैल्यू आई है, A1 B2 पे 36 है, और A2 B1 32 है, A2 B2 44। सिंपल इफेक्ट्स आपने कैसे निकालने हैं, यानी हाउ टू कैलकुलेट दी सिंपल इफेक्ट। A2 में से A1 माइनस कर दें तो 32 में से 30 माइनस किया तो 2, 44 में से 36 माइनस किया तो 8, 36 में से 30 माइनस किया तो 6, 44 में से 32 माइनस किया तो सिंपल इफेक्ट्स ऑफ ए, सिंपली दो लेवल को आपने माइनस कर देना है। ये टू लेवल्स ईच के लिए है, तो फिर और तरह से एक्सप्रेशन होती है। तो मैं दो तक की एग्जांपल अभी आपके सामने रखा। सिमिलरली सिंपल इफेक्ट्स ऑफ बी जब निकालने हैं तो B के दो लेवल हैं A1 पे, तो दोनों का डिफरेंस लेना है। अब मेन इफेक्ट्स आपने कैसे लेने, दोनों का सम कर लेना और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो एवरेज ऑफ सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए, यानी मेन इफेक्ट्स ऑफ ए कैसे लेना है, एवरेज ऑफ द सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए के सिंपल इफेक्ट्स की एवरेज, तो 2 प्लस 8, तो ये 10 डिवाइडेड बाई 2 5। सिमिलरली सिंपल इफेक्ट्स ऑफ बी जब निकालने हैं, मेन इफेक्ट्स ऑफ बी, तो आपने क्या करना है 6 प्लस 12 18 डिवाइडेड बाई 2। एज द सिंपल इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए आर डिफरेंट, ये जरा गौर तलब बात है, ये जरा ध्यान से सुनो। एज द सिंपल इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए के सिम दो हैं, एक 2 है और एक 8 है, आर डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ फैक्टर बी। फैक्टर बी के डिफरेंट लेवल पे, एक पे 2 है 8 है, यानी A2 और A1 32 माइनस 30, तो ये 2 है ये 8 है, तो B1 पे 2 है और B2 पे 8 है। सिमिलरली जब आपके सिंपल इफेक्ट्स B2 के निकाले तो A1 पे 6 है और B1 का जो है वो 6 और A2 पे 12 है सिंपल इफेक्ट्स। अगर ऐसा हो जैसा कि इस एग्जांपल में है, तो सो द टू फैक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है ये दोनों फैक्टर इंडिपेंडेंट नहीं, एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन है, तो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। द इफेक्ट्स कैन बी शोन ग्राफिकली एज, ये ग्राफ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर मैंने नहीं बनाया, जस्ट लाइनें शो करवा दी। आप ये देखें कि अगर हम इस चीज को एक्सटेंड करते हैं और इसको भी एक्सटेंड करते हैं, ये लाइनें दो पैरेलल नहीं है। एग्जैक्टली अगर पैरेलल हो तो फिर नो इंटरेक्शन आएगी, ये पैरेलल नहीं है, इन्होंने कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेना है। तो टू फैक्टर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आता है। वैसे भी न्यूमेरिकली देखें तो A1 का जो है सिंपल इफेक्ट वो 2 है और A2 का 8 है, ये सेम नहीं है दोनों बी के। अब एग्जांपल 2 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें भी यही 32 में से 30 निकालें तो 2, 38 में से 36 निकालें तो 2, 36 में से 36, 38 में से 32 6। मेन इफेक्ट्स ऑफ ए 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा। एज द सिंपल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर ए, फैक्टर ए के सिंपल इफेक्ट्स B1 पे भी 2 है, B2 पे भी 2 है। इसी तरह सिंपल इफेक्ट्स ऑफ बी A1 पे भी 6 है और A2 पे भी 6 है। अगर ऐसा हो जाए तो then we say that two factors are independent, they do not interact with each other. ये इंटरेक्शन इफेक्ट इनके 0 हो। तो ये देखें पैरेलल लाइंस चल रही हैं, जितने मर्जी आप बढ़ाते जाएं इनके वैल्यूज को, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कहीं पे भी करें। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज द यील्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लॉट्स इन एन एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स अपॉन दो फैक्टर, वैरायटी ऑफ क्रॉप
and type of fertilizer. Variety of crop, both the factors are in control of the क्योंकि क्रॉप की वैरायटी जो है ये भी एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल में है कि कैसी वैरायटी यूज करनी है, कितनी अच्छी क्वालिटी क्रॉप सीड की लेनी है, फर्टिलाइजर क्वालिटी भी उसके कंट्रोल में है. सेकंड, सॉइल फर्टिलिटी. दिस फैक्टर इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट. देखिए वो नेचुरल फर्टिलाइजर या आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर यूज करके उसकी आर्टिफिशियली उसकी सॉइल फर्टिलिटी बेहतर कर सकता है, लेकिन पूरे के पूरे प्लॉट में सेम लेवल नहीं वो कर सकता. तो सो दिस इज नॉट द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंट. मेन के फैक्टर आपके 100% कंट्रोल में भी हो सकते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते हैं. ये इसलिए मैंने दो डिफरेंट नेचर्स के. अगर तो आप मतलब कोई और एग्जांपल लें, मेडिसिन जो है उसकी डोज डॉक्टर के कंट्रोल में, जरा गौर कीजिए, डोज ऑफ अ मेडिसिन डॉक्टर के कंट्रोल में है. अब उसकी जो क्वालिटी है ना डोज की मेडिसिन की, कि जितनी उस पे लिखी हुई है, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, क्या वही साल्ट सेम ही यूज कर रहे हैं, डिपेंड करता है कंपनी. अब दूसरा फैक्टर एक्सरसाइज है. तो डॉक्टर ने कहा कि जी 30 मिनट आपने एक्सरसाइज करनी है, तो ये तो डॉक्टर के कंट्रोल में, आल दो एक्सपेरिमेंटल यूनिट के कंट्रोल में है, यानी जो बंदा है ओवरवेट पर्सन उसके कंट्रोल में है, लेकिन डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं है. डॉक्टर डेड श्योर नहीं हो सकता. तो वो दूसरा जो फैक्टर है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट जनाब जो ओवरवेट पर्सन है वो कभी 28 मिनट पे स्टॉप कर दे उसको, कभी 32 मिनट पे स्टॉप कर दे, कभी जनाब गपशप लगा रहा है, फोन आ गया तो पता ही नहीं चला जनाब वो 30 की बजाय 45 मिनट की वॉक कर ली. तो ये कंट्रोल में नहीं है डॉक्टर. अब इसी तरह डाइट चार्ट बना के देना तो डॉक्टर के कंट्रोल में है, लेकिन डाइट पे इम्प्लीमेंटेशन वो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं है, सवाए मेडिसिन के उसकी डोज कितनी कितनी है. अब अगेन वो जब एक्सपेरिमेंटल घर जाके करेगा, लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, पेशेंट एडमिट नहीं है, तो वो तो कंट्रोल में नहीं है. इसलिए थोड़ा सा पेशेंट सीरियस होता है तो डॉक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ताकि घर जाके हो सकता है ये एनवायरनमेंट फ्लक्चुएट करे, मेडिसिन टाइम पे लें ना लें, तो इसलिए रिकमेंड करते हैं डॉक्टर के जनाब एक दिन इसको एडमिट करवा ही दें तो बेहतर रहेगा. तो इसलिए कुछ फैक्टर तो कंट्रोल में होते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं. अब इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी वो तो कंपनी के कंट्रोल में है, प्राइस भी कंपनी के कंट्रोल में है, लेकिन कंज्यूमर लाइकिंग डिसलाइकिंग नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी. तो सो पहले दो फैक्टर कंट्रोल में है, तीसरा आउट ऑफ कंट्रोल है. तो इन ऑर्डर टू कंपेयर डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज, ये वे तीन चीजें ली हैं, उसमें से दो डिस्कस करने जा रहे. असाइन इट टू डिफरेंट प्लॉट्स कीपिंग अदर फैक्टर्स लाइक इरिगेशन, फर्टिलाइजर फिक्स्ड एंड द सेम फॉर ऑल द. यानी आपने क्या किया कि क्रॉप की वैरायटी जो है वो डिफरेंट प्लॉट्स को अप्लाई कर दी, लेकिन बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रखे. The conclusion of this will be valid only for the crops grown under similar condition with respect to the factors like fertilizer, irrigation, etc. आपने जब ये काम किया ना कि आपने वो जो वैरायटीज हैं उसकी सीड की वो अप्लाई की डिफरेंट प्लॉट्स में, फर्टिलाइजर जो है वो इरिगेशन और फर्टिलाइजर जो है उसको आपने फिक्स कर लिया, रैंडम नहीं रखा, फिक्स किया. तो इसका मतलब है कि उन कंडीशंस में वो वैरायटी अच्छा रिजल्ट देगी. अगर रिस्ट्रिक्शन चेंज हो गई, एक्सपेरिमेंटर ने या फार्मर ने चेंज कर ली, तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा. तो सो कंक्लूजन फॉर दिस विल बी वैलिड ओनली फॉर द लिमिटेड केसेस, नॉट टू जनरलाइज. Results of this experiment cannot be generalized. In order to compare different fertilizer of fertilizer, so single crop on all the plot. अब क्या करेगा वो, एक क्रॉप सिंगल क्रॉप यानी सिंगल वैरायटी वो सारे प्लॉट में शो करेगा एंड वेरी द क्वांटिटी ऑफ द फर्टिलाइजर फ्रॉम प्लॉट टू प्लॉट. इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, द कंक्लूजन विल बिकम इनवैलिड इफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द क्रॉप आर शोन. अगर डिफरेंट वैरायटी शो कर दी गई तो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं वो इनवैलिड हो जाएंगे. इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट वन वैरायटी मे रिस्पॉन्ड डिफरेंटली देन अदर टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्टिलाइजर. तो सो ये जो दो एक्सपेरिमेंट किए ये बड़ी स्टूपिड नेचर के किए कि डिफरेंट फर्टिलाइजर लेवल पे आपने वैरायटी सेम रखी तो भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता रिजल्ट, और अगर आपने सेम फर्टिलाइजर पे डिफरेंट वैरायटीज हो तो भी रिजल्ट को जनरलाइज नहीं किया जा सकता. सपोज वी विश टू कंपेयर
2 crops varieties A and B, ये varieties है, keeping the fertilizer fixed and 3 types of fertilizer A, B and 3 fertilizer के types हैं और 2 क्रॉप्स वैरायटी। अगर हम इसको सिंगल फैक्टर एक्सपेरिमेंट में, जैसे मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कशन की कि ये काम हम अलग अलग कर सकते हैं कि आपने क्या किया, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 RBD, RCBD नहीं मैंने इसको कहा, मैंने RBD कहा, रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, नॉट कंप्लीट। कंप्लीट और सेंस में आता है, वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। ब्लॉक 1 में बी, सी और ए क्या किया, 2 क्रॉप्स वैरायटी। आपने पहले ब्लॉक में बी वैरायटी ले ली, दूसरे ब्लॉक में ए वैरायटी ले ली। इसकी वजह से इसको कंप्लीट नहीं कह सकते। कंप्लीट तब होना है जब दोनों वैरायटी दोनों ब्लॉक में इक्वल नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो। ये ब्लॉक 1 में बी वैरायटी तो आ रही है लेकिन ए वैरायटी नहीं है, तो ब्लॉक 2 में ए वैरायटी है, बी नहीं है, इसलिए ये कंप्लीट तो नहीं हो सकता। अब फर्टिलाइजर आपने ये पहले ब्लॉक के अंदर लिए 3 बेसिकली 9 प्लॉट, ब्लॉक 1 में 9 प्लॉट लिए आपने। पहले प्लॉट में बी ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन है कि फर्टिलाइजर बी यूज की, लेकिन वैरायटी सारे प्लॉट में ब्लॉक के अंदर जो है वो बी यूज हुई। बी सी ए ये जो दूसरा स्पेल बना उसमें आपने बी ए बी सी कर दिया, ये सी ए बी, यानी फर्टिलाइजर रैंडमली असाइन कर दी, लेकिन ये सिस्टमेटिकली एक वैरायटी। अब इसी तरह ब्लॉक 2 में ए और ये आपने असाइन कर दी। विद दीज 2 randomized block design, the difference among 2 fertilizer can be estimated, but the difference among the crops varieties cannot be estimated. क्यों नहीं estimate हो सकती? क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर आपने बी रखा है, दूसरे ब्लॉक के अंदर आपने ए रखा है, तो इनको तो आपस में कंपेयर ही नहीं कर सकते। बी को ए के साथ नहीं हम कंपेयर कर सकते। हो सकता है ब्लॉक 1 की जो है वो सिचुएशन बहुत अच्छी हो, ब्लॉक 2 की सिचुएशन अच्छी ना हो, तो सो ए को बी से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो फर्टिलाइजर हैं वो चूंकि सेम नंबर ऑफ टाइम दोनों ब्लॉक्स में यूज हो रहे हैं, तो इसलिए इसका कंपैरिजन होगा। द डिफरेंस अमंग द क्रॉप वैरायटी इज इंटेंसिव विद द डिफरेंस इन ब्लॉक। ऑन द अदर हैंड, इफ वी यूज 3 सेट्स ऑफ 3 blocks and each block having 2 plots, then randomize the varieties inside each block and assign treatment at random to 3 sets. The possible arrangement क्या होंगे? The possible arrangement of treatment combination in blocks can be as follows. देखिए ब्लॉक 1 में आपने बी फर्टिलाइजर रख लिया और इसके साथ बी ए। ब्लॉक 3 में आपने ए फर्टिलाइजर रखी, लेकिन क्रॉप्स जो हैं वो आपने मैनेज की। तो here the difference between crop varieties is estimable, but the difference between fertilizer treatment is not. अब आप ट्रीटमेंट नहीं, अगर इस तरह एक्सपेरिमेंट प्लान करते हैं तो ट्रीटमेंट का नहीं कंपैरिजन, फर्टिलाइजर कोई होगा लेकिन क्रॉप का आपस में कंपैरिजन, तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट ओवरकम दिस डिफिकल्टी एंड कंबाइन ईच क्रॉप विद ईच फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनके कॉम्बिनेशन बनाने, A with capital A with capital B, A with capital C. A B C जो कैपिटल है वो हमने क्या रखे हैं, फर्टिलाइजर, और स्मॉल ए बी जो है ये क्रॉप्स हैं। तो ये 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन बने। ये 6 ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशंस को यूं समझ लें कि 6 मेरे पास ट्रीटमेंट्स आ गई। ए एक ट्रीटमेंट, ए बी दूसरी ट्रीटमेंट, ए सी तीसरी ट्रीटमेंट, बी ए चौथी ट्रीटमेंट, बी 5वीं ट्रीटमेंट और डी से सी जो है ये 6 ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ, एक ही प्लॉट में लेता हूँ और वो सॉइल फर्टिलिटी थ्रू आउट द प्लॉट सेम है, तो मैंने अगर हर ट्रीटमेंट को 2 टाइम या 3 टाइम रिपीट करना है, तो मेरे पास 2 टाइम रिपीट करना है तो 12 प्लॉट लूंगा और इसको रैंडमली मैं असाइन कर दूँ। तो इससे मेरे पास जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है, कीपिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू बी 18, वी कैन यूज randomized block design with 3 blocks with 6 plots each। अब ये देखें, ये मैंने बेसिकली ये 3 ब्लॉक्स लिए। ये मैं ना स्ट्रक्चर थोड़ा सा में गड़बड़ हो गया, नेक्स्ट वीक हमने इसको प्रॉपरली जो है मैं मैनेज करूंगा। ये देखना मैं भूल गया, ये बेसिकली ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। अब देखें कि ब्लॉक 1 में बी ए सी, ए बी ए और बी सी, सारी 6 की 6 ट्रीटमेंट आ रही।
ब्लॉक 2 में भी 6 की 6 ट्रीटमेंट आ रही हैं और ब्लॉक 3 में भी 6 की 6. नाउ वी कैन एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन क्रॉप वैरायटीज एंड द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर. तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली मोर देन वन फैक्टर ईच एट 2 और मोर लेवल. ये प्रॉपरली कैसे स्ट्रक्चरिंग करनी है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक मैंने इसका लेआउट प्लान बनाना है. ये जैसे आपके सामने है, जैसे मैंने CRD, RCPT और लेटेंस के डिजाइन में बनवाया था वैसे ही ये इधर भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये लेआउट प्लान. लेकिन इस तरह का अगर लेआउट प्लान बनता है तो उससे क्या कुछ हेल्प मिलेगी हमें. एक तो हम क्रॉप वैरायटीज का कंपैरिजन कर सकते हैं और फर्टिलाइजर के भी ट्रीटमेंट्स का कंपैरिजन हो सकता है. दूसरा ब्लॉक टू ब्लॉक अगर वेरिएशन है तो उसका भी कंपैरिजन. अब ये एक तो सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट और दूसरा नॉन सिमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट. इफ द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ फॉर ईच फैक्टर इज द सेम, यानी ए के भी उतने ही लेवल हैं जितने बी के हैं, तो वी विल इट इज अ सिमेट्रिकल, वी कॉल इट अ सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट. इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल एक्सपेरिमेंट कहेंगे. अगर ए के भी 2 ही लेवल हैं और बी के भी 2 ही लेवल हैं, सी अगर तीसरा फैक्टर लेते हैं उसके भी 2 ही लेवल हैं, चौथा डी फैक्टर लेते हैं उसके भी 2 ही लेवल हैं, यानी हर फैक्टर के नंबर ऑफ लेवल अगर इक्वल हैं तो वो सिमेट्रिकल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा. लेकिन अगर आपके इफ द नंबर ऑफ लेवल ऑफ ईच नॉट सेम, जैसे कि पिछली एग्जांपल में क्रॉप के कितने हैं 2 लेवल हैं और फर्टिलाइजर के 3 हैं, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल और मिक्स्ड फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट. तो हमने दोनों तरह के यहाँ पे डिस्कस करने हैं जिनमें हमने इंडिविजुअल इफेक्ट्स भी निकालने हैं और इंटरेक्शन इफेक्ट्स भी निकालने. तो ये मैंने एग्जांपल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ ली हुई है. इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ब्रीफ करूंगा. फिर हमारा एक एनालिसिस फेज आएगा. तो जनरल लेआउट प्लान पहले डिस्कस करेंगे हम फैक्टोरियल की और उसके बाद उसका एनालिसिस फेज डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.